हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम सभी का। और इस वाले सेशन में साइबर क्राइम को देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीपी के हिसाब से और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, हम देख रहे हैं कि भाई इसकी सबसे पहले परिभाषा देखो कि होती क्या है। कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल डिवाइसेस के माध्यम से किया गया अपराध वो साइबर अपराध कहलाता है। चाहे आप मोबाइल से भी कर रहे हो वो भी साइबर अपराध है। ओके, अब इसके टारगेट कौन कौन होते हैं? जैसे कोई सिंगल व्यक्ति हो गया, या फिर पूरी कोई संस्था हो गई, यानी कि कोई कंपनी हो गई, या फिर सरकार भी टारगेट पर आ जाती है। समझ गए? अच्छा, अब अगर हम देखें इसमें कुछ कैटेगरी बनी हुई है। जैसे सबसे पहले किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो हमने यहां पर अभी कैटेगरी देखी 1 2 3, ठीक है भाई। इसमें से पहले व्यक्ति के खिलाफ को देख लीजिए। आप व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि एक साइबर अपराधी क्या क्या कर सकता है व्यक्ति के खिलाफ। जैसे कि ऑनलाइन पीछा कर सकता है उसका, उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। कब वो ऑनलाइन आता है, कब जाता है, या फिर वो क्या पोस्ट करता है, क्या कमेंट करता है, यानी कि आप उसकी साइबर स्टॉकिंग कर रहे हो, उसका पीछा कर रहे हो आप कहीं ना कहीं इंटरनेट पर। ओके, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि पहचान चोरी। मान के चलो किसी की आपने नकली आईडी बना रही और फिर आप बनाने के बाद किसी से पैसा मांग रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पहचान चोरी करना। ठीक है, या फिर उसके नाम से उल जलूल पोस्ट कर रहे हैं, या किसी को भद्दी गालियां दे रहे हैं। अब ईमेल धोखाधड़ी, नकली ईमेल बना के पैसे मांग लेना किसी से, तो ये व्यक्ति के खिलाफ है। समझ गए भाई? क्लियर हो जाएगा? यानी कि आप किसी की ईमेल सेम कॉपी करके ऐसी की ऐसी, उसमें बस थोड़े 2 4 अंक चेंज करके आप किसी से पैसा मांग रहे हैं या किसी को धमका रहे हैं, तो ये भी इसी में ही आएगा। अब अगला, अब संपत्ति के खिलाफ। समझ गए भाई? संपत्ति के खिलाफ यानी कि डेटा चोरी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मान के चलो किसी की संपत्ति के खिलाफ आप कर रहे हो, किसी का डेटा चोरी कर लिया वहां से। या फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, यानी कि किसी का, ध्यान रखोगे, क्रेडिट कार्ड यानी कि किसी का पैसा मार लिया आपने, पैसा चुरा लिया आपने, पैसा खींच लिया किसी के अकाउंट से। समझ गए? तो इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी हो गया, या फिर डेटा चोरी हो गया। तो ये भी इसी में ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई? क्लियर हो जाएगा? अब देखते हैं सरकार के खिलाफ, जैसे कि साइबर आतंकवाद, जिसको हम साइबर टेररिज्म बोलते हैं। हैकिंग गवर्नमेंट साइट, यानी कि सरकारी वेबसाइट को हैक करना, तो ये हमारे सरकार के खिलाफ हो गया, संपत्ति के खिलाफ हो गया और व्यक्ति के खिलाफ हो गया। ठीक है भाई? क्लियर हो जाएगा? अब देखो मुख्य प्रकार इसके, यहां तक इंपॉर्टेंट है ये। साइबर अपराध के कुछ प्रकार देखते हैं। जैसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, एक सिंगल व्यक्ति के विरुद्ध अपराध में अब थोड़ा डीपली चलते हैं। जैसे साइबर स्टॉकिंग, मैंने अभी आपको बताया, किसी व्यक्ति का बार बार ऑनलाइन पीछा करना, लगातार मैसेज, ईमेल या कमेंट भी भेजना उसको, है ना भी, पीड़ित को मानसिक रूप से परेशान करना, व्यक्ति के ऑनलाइन व्यवहार पर निगरानी रखना, इसको साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है। ठीक है। साइबर बुलिंग क्या है? बुलिंग का मतलब होता है किसी को दबाना। समझ गए भाई? किसी को इंटरनेट पर अपमानित करना, मजाक उड़ाना या ट्रोल करना, है ना, धमकी देना या डराना। बच्चों एवं किशोरों के विरुद्ध अधिक देखा जाता है ये। किसी को दबाते हैं, धमकाते हैं। मान के चलो कि भाई किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को हमें डराना है, धमकाना है कि भाई मैं तेरे खिलाफ अभी एफआईआर करने जा रहा हूं, तूने ऐसा कैसा बोल दिया वहां पे कमेंट में। अब वो बच्चा डर जाएगा, यार मैंने तो गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ बहुत ज्यादा डर जाएगा, परेशान हो जाएगा, यानी कि उसको बुली कर रहे हो आप। बुली मींस धमकाना या डराना अपने से कमजोर को, उसको बुली बोला जाता है। ठीक है भाई? ओके, तो ऐसे हो गया यहां पर। अब ये हम व्यक्ति के खिलाफ ही देख रहे हैं, सिंगल व्यक्ति वाले के खिलाफ। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाएगा साइबर बुलिंग क्या है, या फिर आपसे साइबर स्टॉकिंग के बारे में पूछ लिया जाएगा क्या है। स्पूफिंग, स्पूफिंग क्या होता है? फेक आइडेंटिटी यूज करना, यानी कि फेक आईडी किसी की यूज करना, यानी कि उसके नाम से फेक आईडी चलाना। नकली आईपी ईमेल बनाना। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। फिशिंग का मतलब क्या होता है? नकली ईमेल या वेबसाइट का उपयोग करना। समझ गए? ये फिशिंग है, नकली ईमेल या वेबसाइट का उपयोग करना। बैंकिंग जानकारी चुराना, पासवर्ड और ओटीपी प्राप्त करना, कैसे भी नकली तरीके से बस कर लिया, ले लिया वो, फ्रॉड करके कैसे भी। ऑनलाइन धोखाधड़ी का सामान्य तरीका है फिशिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? फिशिंग। पेपर में सबसे ज्यादा ये वाली लाइन फिशिंग के लिए पूछी जाती है। नकली ईमेल या वेबसाइट का उपयोग किस में किया जाता है? फिशिंग में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन यौन शोषण, यानी कि अश्लील संदेश भेजना किसी को, आपत्तिजनक फोटो या वीडियो भेजना किसी को, इंटरनेट के माध्यम से धमकाना किसी को, महिलाओं एवं बच्चों को अधिक निशाना बनाना इसमें आता है।
ओके। फर्जी सोशल प्रोफाइल बनाना, फेक प्रोफाइल बनाना, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अकाउंट बनाना, ठीक है, ये तो अभी अभी हमने पीछे भी देखा है। पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट करना, गलत जानकारी फैलाना और धोखाधड़ी या बदनामी के लिए उपयोग करना। ओके, ये भी सिंगल व्यक्ति में ही आता है, यानी कि इंडिविजुअल में ही आता है। डॉक्सिंग क्या होता है? ये किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक कर देना डॉक्सिंग कहलाता है। जैसे मान के चलो किसी ने कोई आपको पर्सनल मैसेज करके कुछ बात बताई थी, अब आपने वो इंटरनेट पर पब्लिक कर दी। पता, फोन नंबर, ईमेल आदि लीक करना, बिना अनुमति व्यक्तिगत डेटा साझा करना, गोपनीयता का उल्लंघन करना डॉक्सिंग कहलाता है। ठीक है, डॉक्सिंग कहलाता है। अब संपत्ति के विरुद्ध देखते हैं, है ना भाई, या फिर संस्था के विरुद्ध देखते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, या तो प्रॉपर्टी के, या फिर आप देखोगे संस्था के विरुद्ध, या फिर किसी कंपनी के विरुद्ध आप देख रहे हो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। शुरू में मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति है, संस्था है और सरकारी है, तीन लोगों के खिलाफ ये यूज होती है हैकिंग हमारी, या फिर साइबर अपराध हमारा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अब उसमें संपत्ति के विरुद्ध वाले पर चलते हैं। व्यक्ति वाले पर जो जो यूज होता था वो हमने देख लिया पीछे। अब यहां से देखते हैं किसके खिलाफ? किसी संस्था के खिलाफ। ठीक है भाई, हैकिंग, कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश करना, डेटा चुराना, बदलना या हटाना, यह हैकिंग होता है। अब किसी कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए हैं, उनको आपने हैक कर लिया, उसका सारा डेटा उड़ा दिया, तो ये डायरेक्टली हैकिंग में आ गया। ठीक है, और इसमें आप मान के चलो किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का भी कंप्यूटर सिस्टम है, उसका भी डेटा चुरा लिया, वो भी हैकिंग में ही है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखो ध्यान से, इसको याद रखना, रैंसमवेयर क्या होता है? कंप्यूटर या फाइलों को लॉक कर देना, डेटा को इनक्रिप्ट कर लेना, डेटा वापस देने के बदले फिरौती मांगना, यह एक प्रकार का मेलवेयर भी होता है। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछा जाए सर रैंसमवेयर क्या होता है? कंप्यूटर या फाइलों को लॉक करना, समझ गए भाई, और उसके बदले डेटा वापस देने के बदले फिरौती मांगना, यह है रैंसमवेयर। ठीक है भाई, ये एक तरीके का मेलवेयर होता है। अब आप बोलोगे सर ये मेलवेयर क्या है? आ जाओ मेलवेयर को देखते हैं। मेलवेयर क्या होता है? ध्यान रखोगे, मेलवेयर का मतलब है हार्मफुल सॉफ्टवेयर, समझ गए, यानी आपके सिस्टम में एक खराब सॉफ्टवेयर पहुंचा देना, जिसकी वजह से क्या होता है ना भाई, ध्यान रखो, कंप्यूटर या फाइलें लॉक हो जाती हैं आपकी, और फिर डेटा वापस करने के बदले वो फिरौती मांगेगा, पैसा मांगेगा। आपका डेटा एनक्रिप्ट कर लेना, उसके पास पहुंच गया वो सारा का सारा डेटा, समझ गए। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, तो ये एक तरीके का मेलवेयर है। और मेलवेयर क्या होता है? ध्यान रखोगे, हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है। टाइप उसके क्या है? जैसे कोई वायरस फाइल खराब कर देता है, वर्म खुद फैलता है, और ट्रोजन छुपा हुआ हमला यानी कि, और ध्यान रखोगे स्पाईवेयर जासूसी करना। मेलवेयर के कितने सारे प्रकार हैं? ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मेलवेयर के कितने सारे प्रकार है आपके सिस्टम में, है ना, कितने तरीके से ये अंदर आपके सिस्टम को खराब कर सकता है। ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे, वायरस डाल के पूरी फाइल भेज के वायरस डाल देगा, मतलब आपको कोई एक ऐसी फाइल भेज दी कि भाई इसको आप ओपन करोगे तो आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। एक वर्म के जरिए, ये वर्म खुद फैलता है, समझ गए भाई, और ट्रोजन ये छुपा हुआ हमला होता है, और स्पाईवेयर ये जासूसी करना। तो कितने तरीके हैं मेलवेयर के, जो ध्यान रखोगे आपकी कंप्यूटर और फाइलों को लॉक कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और इन सबको ही क्या बोलते हैं? रैंसमवेयर बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां तक हमारी बात डन हो गई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब रैंसमवेयर के बारे में एक बात और लिख लीजिए यहां पर, है ना भाई, ध्यान रखोगे, डेटा लॉक करके पैसे मांगना, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, है ना भाई, रैंसमवेयर एक तरीके का मेलवेयर ही है, ये भी हमें पीछे देखा है हमने। ठीक है भाई, और एक होता है डीओएस और डबल डीओएस अटैक। ध्यान रखोगे, सर्वर क्रैश करना, ओवरलोड करके सिस्टम बंद करना। ठीक है भाई, ये भी संस्था के खिलाफ ही होता है, याद रखना, ये भी संपत्ति के खिलाफ ही होता है, संस्था के खिलाफ में ही आता है ये भी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, संपत्ति के खिलाफ में ही आता है। याद रखोगे, सर्वर क्रैश करना, ये क्या है? डीओएस। ये जैसे किसी कंपनी का सर्वर क्रैश कर दिया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ओवरलोड करके सिस्टम बंद कर दिया आपने, समझ गए, ये भी किसी ना किसी संस्था के खिलाफ होता है। ओके, अब आ जाते हैं आगे। तो हमने बीच में जो पॉइंट देखा था उसकी एक्सप्लेनेशन यहां तक थी, यानी कि हम जो
यहां पर संपत्ति यानी कि किसी संस्था के खिलाफ जो हम यहां पर देख रहे थे, उसमें सबसे पहले हैकिंग को देखा था, हैकिंग के बारे में हमें पता है। और फिर दूसरे नंबर पर आया था ये रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक तरीके का मेलवेयर होता है, और मेलवेयर ये हो गया सारा, ठीक है भाई। और याद रखो, फिर से हमने इसको देखा, और यहां पर डीओएस और डीओएस अटैक भी देखा, सर्वर क्रैश करना, ठीक है भाई, ओवरलोड करके सिस्टम को बंद करना। अब आगे बढ़ते हैं वापस से ध्यान रखोगे, कंपनी के खिलाफ या फिर संपत्ति के खिलाफ जो हमारी चल रही थी कहानी, उस पर आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी भी हो जाती है। क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी करना, नकली वेबसाइट या फोन कॉल का उपयोग करना, बैंक खाते से अवैध लेन देन करना किसी संस्था या कंपनी के, ठीक है भाई। तो ये क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी है। ओके भाई, आगे देखते हैं साइबर वैंडलिज्म। ये क्या होता है सर? साइबर वैंडलिज्म का मतलब क्या है? वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना, किसी कंपनी की वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना, डेटा को नष्ट या विकृत करना, वेबसाइट की सामग्री बदल देना। ये इतना ज्यादा नहीं आता पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है भाई। ओके, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है, बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी बनाना, कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करना, ये होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ध्यान रखोगे, जैसे मान के चलो किसी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर है, उसका ऐप है, अब उसका ऐप सेम कॉपी करके किसी और ने चला दिया, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो या फिर उसका डाटा पूरे ऐप का अपने ऐप में भर लिया, ये होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब आते हैं सरकार या समाज के विरुद्ध किया गया अपराध। हमने सबसे पहले व्यक्ति के खिलाफ देखा था, फिर संपत्ति या फिर कंपनी के खिलाफ देखा, अब हम देख रहे हैं किसके खिलाफ? सरकार के, ठीक है भाई। साइबर आतंकवाद, देश की सुरक्षा एवं संप्रभुता पर हमला करना, सरकारी नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना, बैंकिंग एवं संचार प्रणाली को बाधित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता है। साइबर युद्ध, ठीक है भाई, जैसे ज्यादातर साइबर युद्ध जो बचते रहते हैं वो अमेरिका और चाइना में बचते रहते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश की डिजिटल प्रणालियों पर हमला, सैन्य, संचार एवं ऊर्जा नेटवर्क को निशाना बनाना, राष्ट्रीय अवसंरचना को नुकसान पहुंचाना, ये साइबर युद्ध है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मेन चीज ये है, एक देश द्वारा दूसरे देश की डिजिटल प्रणालियों पर हमला करना। ओके, साइबर जासूसी, गुप्त एवं संवेदनशील जानकारी चुराना, सरकारी डेटाबेस में सेंध लगाना, या फिर रक्षा एवं रणनीतिक सूचनाएं प्राप्त करना। जैसे मान के चलो भाई, चाइना के हम जो मेन चीजें हैं उनको हम चुरा लें, उनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके, समझ गए भाई, तो वो किस में आएगा? साइबर जासूसी में आएगा। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आपको पता है, साल 2022 का लगभग अक्टूबर का समय था, हमारे मुंबई में पूरी मुंबई की लाइट कुछ समय के लिए ठप हो गई थी बिल्कुल, और इसमें किसका हाथ बताया जा रहा था? चाइना का। समझ गए कि चाइना ने वो लाइट उड़ा दी पूरे शहर की, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने या किसी भी सरकार ने उसको बाहर नहीं आने दिया, लेकिन फिर भी कहीं से वो न्यूज लीक हो गई। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। फेक न्यूज का प्रसार, है ना भाई, ध्यान रखोगे। फेक न्यूज, झूठी या भ्रामक खबरें फैलाना, अफवाहों के माध्यम से अशांति फैलाना, इंटरनेट का ऐसे भी तो प्रयोग किया जाता है भाई फेक न्यूज फैलाने में, ये भी तो एक तरीके का क्राइम ही है। झूठी या भ्रामक खबरें फैलाना, अफवाहों के माध्यम से अशांति फैलाना, हिंसा या सामाजिक तनाव को बढ़ावा देना, चुनावों एवं जनपद को प्रभावित करना। ओके भाई, अब थोड़े मैं तुम्हें एडवांस अटैक बता दूं, यहां पर उन्नत हमले। इससे पहले जो यहां तक हमने देखे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पेपर में जहां तक है यहीं तक आएगा, इसके आगे तो मुश्किल ही है कि आए, लेकिन अगर आज जाए तो उसके लिए भी तैयार करते हैं, ठीक है भाई। देखो, एडवांस अटैक क्या होते हैं थोड़े से, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं डेटाबेस हैक। क्या बोलते हैं? डेटाबेस हैक। बस अभी यहां पर ये देखना, आगे मैं इनकी एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा। मैन इन द मिडिल, बीच से डाटा चोरी, क्रिप्टो जैकिंग, क्रिप्टो माइनिंग मिसयूज, बहुत आसान है। अगला है जीरो डे अटैक, यानी कि अननोन वल्नरेबिलिटी। ओके भाई, अब ये क्या चीज है? इसमें सबसे पहले देखो कि भाई एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ये थोड़े एडवांस अटैक है। ओके, अब देखो यहां पर एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। जैसे तुम किसी वेबसाइट में लॉग इन कर रहे हो, ओके, यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, ठीक है, हैकर क्या करता है? वो पासवर्ड की जगह स्पेशल कोड डाल देता है, वेबसाइट उसे ही सही मान लेती है। तुम अपना एडमिट कार्ड देखने जा रहे हो, ठीक है,
कि भाई कब आएगा मेरा एडमिट कार्ड, क्या है, सारी डिटेल डाली है। हैकर क्या करेगा, कोई स्पेशल कोड डाल देगा, वेबसाइट बोलेगी हाँ ठीक है यही सी ठीक है, हैक हो जाएगा मामला, समझिए, उसी से आपकी जानकारी निकाल लेगा वो, ठीक है भाई। और हैकर बिना पासवर्ड के अंदर घुस जाता है आराम से, इसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है भाई। एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, लॉग इन फ्रॉम बाईपास करके डेटा चुरा लेता है। आसान लाइन है, फॉर्म में कोड डालकर डेटाबेस हैक करना, कितना तगड़ा है ये, ध्यान रखोगे। तो ये तो एडवांस हो गया भाई, है ना। अगला है मैन इन द मिडिल, बीच में से डाटा चोरी करना। अब ये क्या है भाई, मैन इन द मिडिल, फुल फॉर्म भी आ सकती है MITM की। तुम और बैंक बात कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है भाई, ऑनलाइन बात कर रहे हो आप, चाहे आप व्हाट्सएप के जरिए बात कर रहे हो या फिर ऑनलाइन, है ना, वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे हो, ठीक है भाई। हैकर क्या करेगा, बीच में आ जाता है, तुम्हारा डाटा, पासवर्ड, OTP देख लेता है जो आप बैंक को दे रहे हो, समझिए। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल के लिए, पब्लिक वाईफाई पर लॉगिन करने पर डेटा चोरी हो जाता है, तो पब्लिक वाईफाई कभी यूज नहीं करना चाहिए, समझ गए। ओके, आसान लाइन, दो लोगों के बीच बैठकर डेटा चोरी करना, यह है मैन इन द मिडिल। ओके, तीसरे पर आ जाते हैं, क्रिप्टो जैकिंग, क्रिप्टो माइनिंग मिसयूज। बहुत आसान है ये लाइन, कैसे, आ जाओ नेक्स्ट पर। क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है, तुम मोबाइल या पीसी चला रहे हो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तुम मोबाइल या पीसी चला रहे हो, हैकर क्या करता है, चुपके से एक प्रोग्राम डाल देता है उसमें, तुम्हारे सीपीयू में क्रिप्टो माइनिंग करवाता है, तुम्हारे सीपीयू से। कैसे करवाता है, क्रिप्टो माइनिंग किसको बोलते हैं, गणना करवाता है वो तुम्हारे सीपीयू से, और खुद पैसा कमाएगा बैठ के। और तुमको बस ये ऐसा लगेगा कि बहुत तेजी से पंखा चल रहा है तुम्हारे सीपीयू को, गर्म हो रहा है बहुत तेजी से, लेकिन तुम्हें कोई ऐसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम अपना अलग काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा सीपीयू कुछ और भी काम कर रहा है, किसी के लिए पैसा भी कमा के दे रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। यानी तुम्हारे सीपीयू के जरिए क्रिप्टो माइनिंग करवाना क्रिप्टो जैकिंग कहलाता है, ठीक है। अब आ जाओ इस चीज को कैसे देखोगे। मान लो तुम्हारा कंप्यूटर, सीपीयू एक मजदूर है जी, ठीक है, तुम्हारा वो मजदूर है सीपीयू, तुम कंप्यूटर चला रहे हो, लेकिन एक हैकर चुपके से ऐसा प्रोग्राम डाल देता है जो तुम्हारे सीपीयू से काम करवाता रहता है। सीपीयू रात दिन गणना करता रहता है, कैलकुलेशन करता रहता है, उन गणनाओं से क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि, है ना भी, ध्यान रखोगे, मोनेरो बनती है, लेकिन वह क्रिप्टो तुम्हें नहीं मिलती, हैकर के वॉलेट में चली जाती है। यानी कि वो कहां चला गया पैसा, ध्यान रखोगे, वो हैकर के वॉलेट में चला गया, ठीक है भाई। उदाहरण के लिए, तुम्हारा सीपीयू तुम्हारा मजदूर है, बिजली भी तुम्हारी है, कंप्यूटर भी तुम्हारा है, कमाई हैकर की हो रही है, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि वो तुम्हारा सीपीयू जो है वो क्या कर रहा है, क्रिप्टो माइनिंग कर रहा है, गणना कर रहा है, काम कर रहा है, किसी और के लिए कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, ठीक है भाई। इसीलिए इसे क्रिप्टो जैकिंग बोलते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं अगला वाला, कौन सा बताया, पहले इस बार इसको एक बार और दिखा दूं कि ये आपको पता कैसे लगेगा। पहचान कैसे होगी, कंप्यूटर बहुत धीमा हो जाएगा, फैन तेज चलने लगेगा, लैपटॉप जल्दी गर्म हो जाता है अगर लैपटॉप में ऐसा किया गया है तो। एग्जाम वन लाइनर, ये क्या देखोगे इसमें, किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर के सीपीयू का बिना अनुमति उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी माइन करना क्रिप्टो जैकिंग कहलाता है, ठीक है। अब अगला देखो, जीरो डे अटैक, जो मैंने उसमें चौथे नंबर का बताया था, यानी कि यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया था, जीरो डे अटैक क्या होता है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, जीरो डे अटैक क्या है। अब किसी सॉफ्टवेयर में हिडन बग है, कंपनी को पता नहीं है, जैसे किसी कंपनी ने कोई ऐप बनाया जी अपना, ठीक है भाई, मतलब, या किसी कंपनी ने, किसी, मान के चलो जोमेटो को ले लो, ठीक है भाई, या फिर आप स्विगी को ले लो, कोई भी ये जो ऐप है उनमें मान लो कोई बग है, उन्होंने किसी कंपनी से वो ऐप बनवाया था, और वो ना तो उस कंपनी को पता है, ना ही वो जो बंदा उस ऐप को यूज कर रहा है उसको पता है, किसी को पता नहीं है कि इसमें बग भी है। लेकिन हैकर क्या करता है, उस बग का फायदा उठाता है, हैकर को पता चल जाता है कि इसमें बग है, ठीक है भाई, अटैक कर देता है वो उस पे, और जब तक फिक्स नहीं आता सिस्टम अनसेफ रहता है, समझ गए, ध्यान रखोगे, तब तक पता नहीं रहता तब तक आपका सिस्टम अनसेफ रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, न्यू वायरस, जिसे एंटीवायरस पहचान नहीं पाता, समझ गए भाई, उसको बोलते हैं बग, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। यानी कि न्यू वायरस, जिसे, अब जो आपका एंटीवायरस है वो तो पुराने वायरसेस के हिसाब से आपने कंप्यूटर में डाला हुआ है कि अगर कोई वायरस घुसेगा हमारे यहां पर पुराना तो हम उसे खत्म कर देंगे, लेकिन कोई नया तरीके का वायरस आ गया कोई, तो उसको तुम्हारा एंटीवायरस पहचान ही नहीं पा रहा है, वही तो बग है, ठीक है भाई।
तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। आसान लाइन, अननोन बग पर अटैक करना, यानी कि किसी की कमजोरी का फायदा उठाना। ठीक है, आ जाओ इधर। अब देखो लाइन में पूरा याद करें इसको, 4 लाइन में कैसे। एसक्यूएल, फॉर्म से डेटाबेस हैक करना, हमने अभी देखा था एसक्यूएल को। ठीक है भाई। अगर आप देखोगे एमआईटीएम, बीच में से डाटा चोरी करना। क्रिप्टोजैकिंग है ना, आपका सीपीयू यूज करना। 0 डे, नया बग अटैक। ठीक है भाई। कॉजेज क्या है, कारण क्या है। लैक ऑफ अवेयरनेस, आपको जानकारी की कमी है। अगर आप पासवर्ड वीक रखोगे तो आपका आसानी से हैक हो जाएगा सिस्टम, है ना। अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स, ये जो आप पब्लिक वाईफाई वगैरह होते हैं इनको यूज बिल्कुल ना करें। साइबर लॉ हमारे भारत में बने हुए हैं, जैसे आईटी एक्ट 2000 वाला बना हुआ है, ये मेन साइबर लॉ है हमारे इंडिया का। इसमें संशोधन 2008 में हुआ है, पूछ सकता है, ध्यान रखना। अब इसमें ना कुछ धाराएं हैं, ये जो हमारा आईटी एक्ट 2000 वाला है, जैसे धारा 43, डेटा को नुकसान पहुंचाना। 65 क्या कहती है, सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़। ये सोर्स कोड क्या होता है, आओ इसको देखते हैं। आसान उदाहरण देखो, मान लो बैंक की वेबसाइट का कोई कोड है, ठीक है भाई। अब आप उस कोड को आराम से डाल के अलाउ कर जाओगे, उस वेबसाइट में एंटर कर जाओगे। आपकी जो भी बैंक है उसकी कोई वेबसाइट है, उसमें कोड डालो, आप एंटर कर जाओगे। लेकिन हैकर क्या करेगा, वो अपने हिसाब से कोड चेंज कर देता है, फिर भी अलाउ हो जाता है, समझ गए। और वो आपका डेटा चुराने के लिए ऐसा कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी के लिए कौन सी यहां पर धारा लगी हुई है, 65। ध्यान रखोगे, ये सोर्स कोड के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो धारा 65 लगी हुई है आईटी एक्ट 2000 की। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर पासवर्ड सही है तो लॉग इन अलाउ। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये तो आता ही है, आपको पता है। हैकर कोड बदल देता है। ठीक है, अगर पासवर्ड गलत भी है तो भी लॉग इन अलाउ। ठीक है भाई, तो यह सोर्स कोड टेम्परिंग कहलाएगा। ओके, हैकर ऐसा क्यों करता है, सुरक्षा कमजोर करने के लिए। यानी कि अब बैंक के हिसाब से वेबसाइट नहीं चल रही उसकी, हैकर के हिसाब से चल रही है। डेटा चुराने के लिए, वायरस मेलवेयर जोड़ने के लिए, गलत परिणाम दिखाने के लिए। वन लाइनर में कैसे याद रखोगे, किसी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के मूल प्रोग्राम सोर्स कोड में अनाधिकृत परिवर्तन करना सोर्स कोड टेम्परिंग कहलाता है। ओके, अब आ जाते हैं बाकी धाराओं पर। 66 में है हैकिंग और 66C में है पहचान की चोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 66C। 66D ऑनलाइन धोखाधड़ी और 66E निजता का उल्लंघन किसी का, यानी कि निजी चीजों का उल्लंघन किसी का। और 67 अश्लील सामग्री आती है इसमें। ठीक है, किसी को अश्लील सामग्री नहीं भेजोगे आप। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। एजेंसीज यानी कि संस्थाएं और भी बनी हुई है हमारे यहां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी एक्ट 2000 ही काम कर रहा है, उसके अलावा भी है। जैसे सर्ट इन, साइबर सिक्योरिटी एजेंसी बनी हुई है हमारे यहां। जैसे एनसीडब्ल्यूआईपीसी यानी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, ये भी है हमारे यहां। और अगला है, ध्यान रखोगे, बचाव यानी कि प्रिवेंशन। आप इससे बचाव कैसे करोगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के, ओटीपी शेयर ना करें, अननोन लिंक्स अवॉइड कर दे, एंटीवायरस यूज करें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज करें। अब आईपीआर क्या होता है, आईपीआर और ज्यादा थोड़ा एडवांस चीज है, इसको ध्यान रखें। आईपीआर क्या है, व्हाट इज आईपीआर। आईपीआर बौद्धिक संपदा अधिकार, यह उन चीजों की कानूनी सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन देता है जो इंसान के दिमाग से बनी है, उसको बोलते हैं हम आईपीआर राइट्स। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। सिंपल भाषा में दिमाग से बनी चीज यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है, वो दिमाग से जो भी चीज बनी है उसकी सुरक्षा आईपीआर कहलाती है। हमने दिमाग से ऐप बनाया, हमने दिमाग से मोबाइल बनाया, हमने दिमाग से मशीन बनाई, कुछ भी जो दिमाग से बनाई है उसकी सुरक्षा करना आईपीआर कहलाता है। ध्यान रखोगे, यानी कि उसकी सुरक्षा आईपीआर कहलाती है। अच्छा ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी देखो मैंने अभी आपको बताई थी। ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत वैल्यूएबल है ना भाई, ध्यान रखोगे। जैसे कि आइडियाज, विचार, या फिर कोई आविष्कार, या फिर संगीत, फिल्में, या फिर आप देखोगे इसमें से ब्रांड नेम, लोगो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये सब आईपी में आती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आईपीआर की जरूरत क्यों होती है ना। आईपीआर सरकार क्यों लेकर आई, ये राइट्स क्यों लेकर आई। क्रिएटर को प्रोटेक्शन मिलता है भाई, उसका डेटा लीक ना हो जाए। कॉपी या चोरी रुक जाती है ना भाई। इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, जब एक आदमी ने कोई नई चीज बना दी तो कोई दूसरा भी बनाएगा भाई, सब उसको एक कोई कॉपी करके थोड़ी ना बैठ जाएंगे। बिजनेस ब्रांड सेफ रहता है। विदाउट आईपीआर कोई भी आपकी चीज कॉपी कर सकता है, कोई भी कॉपी करेगा। आईपीआर के मुख्य प्रकार, जैसे कॉपीराइट, सबसे पहला प्रकार कॉपीराइट। क्या प्रोटेक्ट करता है ये, बुक्स, सॉन्ग्स, मूवी, सॉफ्टवेयर, यानी किताब हो गए, गाने हो गए, फिल्म हो गई, या फिर सॉफ्टवेयर जो आपने कोई ऐप बनाया है। ठीक है भाई।
वैलिडिटी क्या होती है भाई कॉपीराइट की, ध्यान रखोगे, ये होती है ऑथर की लाइफ और उसके आने वाले 60 साल तक भी होती है इसकी वैलिडिटी। ठीक है भाई, अगर आपने आईपीआर करवा लिया अपनी चीज का तो, ठीक है भाई, आईपीआर के जरिए और ये बोल दिया कि इस पर मेरा कॉपीराइट है, ठीक है भाई, मैंने आईपीआर करवा रखा है सरकार से कहकर और इस पर मेरा कॉपीराइट है, यानी कि मेरी मृत्यु के बाद भी 60 साल तक ये मेरी चीज है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के लिए जैसे सॉन्ग, यूट्यूब वीडियोस और बुक्स। ठीक है भाई, ओके। पेटेंट, पेटेंट क्या प्रोटेक्ट करता है? न्यू इन्वेंशन, नई खोज को। वैलिडिटी क्या होती है इसकी? 20 साल तक होती है। एग्जाम्पल मशीन और टेक्नोलॉजी की। ठीक है भाई, आपने कोई, ध्यान रखोगे, नई खोज कर दी तो उसकी वैलिडिटी जो होती है पेटेंट अगर आपने करवाया है उसका तो 20 साल तक होती है पेटेंट की, याद रखोगे। ट्रेडमार्क, ये क्या प्रोटेक्ट करता है? ये क्या प्रोटेक्ट करता है? ब्रांड नेम, लोगो और सिंबल, कि भाई ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा सिंबल है, ये मेरा लोगो है। ट्रेडमार्क ये आपका क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। जैसे नाइक का लोगो, टाटा का नेम, वैलिडिटी कितनी होती है? ध्यान रखोगे 10 साल, फिर इसको रिनेबल करा लीजिए आगे के लिए, 10 साल तक एक बार में हो जाता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन, ये क्या प्रोटेक्ट करता है भाई? ये प्रोटेक्ट करेगा प्रोडक्ट का लुक और डिजाइन, कि वो कैसा दिखता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के लिए मोबाइल का डिजाइन, कि भाई कोई मोबाइल तो है ऐसा और कोई मोबाइल है ऐसा। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखोगे। या फिर बोतल का शेप क्या है, ठीक है भाई, तो बोतल शेप, मोबाइल डिजाइन, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन में आते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग, ये तो आपने देखा ही होगा जीआई टैग वाला, क्या प्रोटेक्ट करता है? किसी विशेष स्थान से जुड़ी हुई चीज। एग्जाम्पल के लिए दार्जिलिंग की चाय, बनारसी साड़ी। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखोगे। और आईपीआर लॉ हमारे भारत में, जैसे कि कॉपीराइट एक्ट बना हुआ है 1957 का, पेटेंट एक्ट है 1970 का, ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, जीआई टैग है, ध्यान रखोगे जीआई एक्ट आपको 1999 का मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। आईपीआर वायलेशन, उल्लंघन क्या है? जब कोई बिना परमिशन यूज करे, मूवीज की पायरेसी, मूवी लीक कर दी किसी के, भाई वो रिलीज हुई है नहीं और उसको किसी से पहले ही लीक कर दिया, या फिर इंटरनेट पर कहीं उसको डाल दिया, फेक ब्रांड बना लिया, सॉफ्टवेयर क्रैक कर दिया, इसे कहते हैं, ध्यान रखोगे, इन्फ्रिंगमेंट। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं इन चीजों को। साइबर वर्ल्ड में आईपीआर की क्या महत्व है? आजकल आईपीआर सबसे ज्यादा इंटरनेट पर वायलेट होता है, मूवीज डाउनलोड में, सॉफ्टवेयर पायरेसी में, फेक एप्स में, तो आईपीआर करवाना बहुत जरूरी है। और आईपीआर में ही आपके ये सब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, जैसे कॉपीराइट की चीज। ठीक है भाई, ऐसे ये थी तुम्हारी यहां तक इंपॉर्टेंट चीजें। उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलूंगा मैं आपको, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी वीरेश चौधरी ऐप पर। और हमारी रात को 9 बजे से क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी 10 तारीख से, यूपी ट्रिपल एससी पैट की, और 5 बजे एसएससी की। अभी यूपी पुलिस के चल रही हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय, नमस्ते।